हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट की क्लास चल रही है और हम लोग सीडीपी यानी बाल विकास स्पेशल को डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम में यहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और जो मैं आपको सिलेबस लिखवाया हूँ उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस करेंगे या फिर हम लोग 14 नंबर की क्लास को डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, अभिप्रेरणा और अधिगम यानी मोटिवेशन एंड लर्निंग क्या होता है, बिल्कुल बेसिक समझेंगे और यहां से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में एमसीक्यू में। हम लोग इसी वीडियो के लास्ट में हम लोग कुछ एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे, 14 से 15 एमसीक्यू को, ताकि आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, टॉपिक भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभिप्रेरणा को समझेंगे, उसके बाद हम लोग मोटिवेशन को समझेंगे। उसके पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप लोग द परफेक्ट स्टडी पे, जैसे आप लोग बीएड के लिए द परफेक्ट स्टडी पे बिलीव करके अच्छे से पढ़ते गए धीरे 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 धीरे, वैसे सीटेट में भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। यकीन मानिए आप अच्छे से अच्छा नंबर सीटेट में पाएंगे। बस थोड़ा सा आप अपना भी एफर्ट लगाइए और जो द परफेक्ट स्टडी पे आपको क्लासेज मिल रही हैं उन क्लास को भी कवर करते रहिए। यकीन मानिए बेहतर नंबर लेके आएंगे आप लोग सीटेट में। ठीक है, चलिए। और रिवीजन वगैरह करने के लिए आप लोग सीटेट का नोट्स भी ले सकते हैं द परफेक्ट स्टडी का। इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, आइए बच्चे बात करते हैं अभिप्रेरणा। मोटिवेशन क्या होता है, इसे हम लोग प्रेरणा भी कहते हैं। एग्जाम में आपको प्रेरणा शब्द दिख जाए तो कंफ्यूज मत होना, प्रेरणा और अप्रेरणा दोनों एक ही होते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। मोटिवेशन तो हम कह सकते हैं सर, दुनिया का कोई भी कार्य हो, यदि हम उसे लगातार भैया उसमें लगे रहें, ठीक है, यदि उसमें हम लगातार लगे रहना चाहते हैं तो किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो वो होता है मोटिवेशन, वो होता है प्रेरणा, वो होता है एक तरीके से अभिप्रेरणा। ठीक, मतलब कि सीधे सीधे कह सकते हैं, यदि हम किसी कार्य को लगातार करना चाहते हैं, जैसे कह सकते हैं कोई एक बालक है, मान लीजिए वो गणित के क्वेश्चन में बार बार उसका क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन में लगा हुआ है, किसके कारण, तो वो मोटिवेशन के कारण, वो अभिप्रेरणा के कारण। और प्रेरणा हम कह सकते हैं ये आंतरिक, ये सर ये आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकती है। प्रेरणा जो हो सकती है एक आंतरिक भी हो सकती है, यानी आप सेल्फ मोटिवेट भी हो सकते हो और बाह्य मोटिवेट भी हो सकते हो। बाह्य मोटिवेट आपको कौन करेगा, यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन कौन देगा आपको, तो आपके शिक्षक हो गए। कौन देगा सर, तो आपके शिक्षक। और आंतरिक आप स्वयं दोगे। ठीक है, आप स्वयं दोगे तो वो क्या है, वो इंटरनली मोटिवेशन है। तो इतना इसके बारे में जानते रहेगा। मोटिवेशन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं हमारा कोई भी कार्य है उसे हम बेहतर रूप में कैसे कर सकते हैं और कितने देर तक उसमें हम लगे रह सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे मोटिवेशन पर। और मोटिवेशन आंतरिक व बाह्य दोनों हो सकता है। आइए अब थोड़ा सा इसे हम लोग आगे समझते हुए बढ़ते हैं और इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं उसकी भी बात करूंगा। बस थम के एक एक पॉइंट को समझ लीजिए, आपका सब कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं, अब प्रेरणा एक आंतरिक या फिर शक्ति या फिर बल है, यानी मैंने ऊपर बताया ना कि एक इंटरनली पावर है मोटिवेशन, या फिर हम जोश या जुनून इसे कह सकते हैं। ठीक, आप अभिप्रेरणा को जोश, जुनून, आंतरिक एक्सटर्नल पावर भी कह सकते हैं, जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या फिर अग्रसर करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि पेपर पास करने के लिए बच्चे जो शक्ति लगाते हैं उसे क्या कहोगे, तो सर उसे हम लोग मोटिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, उसे मोटिवेशन कहेंगे सर। यानी पेपर को पास करने के लिए एक बालक जो अपना एफर्ट लगाता है और जब तक पेपर पास नहीं कर जाता, लगातार पढ़ाई करते जाता है, तो किसके कारण, मोटिवेशन के कारण। ठीक, और ये एक तरीके का इंटरनली फोर्स होता है आपका अपेड़ा, आपकी मोटिवेशन। इतना इसके बारे में जानते रहना। और अपेड़ा के कारण ही आप अपने लक्ष्य की ओर आगे धीरे 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 बढ़ते रहते हो, यही इसका मुख्य लक्ष्य होता है मोटिवेशन का। ठीक है, इसके बारे में महान जेम्स बेवर साहब क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा एक भावनात्मक क्रियात्मक कारक है जो चेतन व अचेतन लक्ष्य की ओर होने वाली और व्यक्ति, यहां पे कॉमा रहेगा, और व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निश्चित करने का कार्य करता है। यानी आपका जो भी व्यवहार है मेरे भाई, उसको एंडिंग बिहेवियर तक, अंतिम व्यवहार तक कौन पहुंचाता है, तो वो मोटिवेशन, वो अभिप्रेरणा पहुंचाता है। अगर थोड़ा बहुत भी समझने में परेशानी आएगी तो जैसे ही हम लोग इसके एमसीक्यू को समझेंगे, इसके एमसीक्यू को समझेंगे और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक, अभी अभिप्रेरणा के बारे में सिर्फ इतना जानिए कि भैया ये हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सहायता देता है, हमें किसी क्रिया में लगातार बने रहने के लिए सहायता देता है। ये होता है मोटिवेशन, ये होता है प्रेरणा।
मैकडूगल साहब इसके बारे में क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा प्राणी में निहित वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे किसी विशेष ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए सीटेट की क्लास मान लीजिए 10 लोग ले रहे हैं, सीटेट की ऑनलाइन क्लास मान लीजिए यूट्यूब पे 10 लोग पढ़ा रहे हैं, सभी टीचर अपने अपने प्रेरणा की वजह से, अपने अपने मोटिवेशन की वजह से अलग अलग दिशा में पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग क्या आता है भैया यूट्यूब पे कुछ क्लासेस कराते हैं, बाकी कह देते हैं आइए हमारे ऐप पे पढ़िए। कुछ लोग कहते हैं ना यूट्यूब पे आप फ्री में सब कंटेंट लीजिए। तो अभिप्रेरणा का लेवल अलग अलग हो सकता है। हम किसी भी कार्य को विशेष ढंग से कर सकते हैं, किसकी मदद से? अभिप्रेरणा की मदद से। ये कहते हैं हमारे मैकडूगल साहब। तो सिंपल से फंडा में अगर हम कहना चाहें कि अभिप्रेरणा क्या होती है, तो अभिप्रेरणा किसी भी कार्य को विशेष ढंग से करने के लिए हमें प्रेरित करती, हमें मोटिवेशन करती, हमें मोटिवेट करती है। ये कहते हैं हमारे मैकडूगल साहब। उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझेंगे। और जेम्स ड्रेवर साहब क्या कहते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार की दिशा को निश्चित करने का कार्य करता है। जो भी आपका व्यवहार है उसे अंतिम व्यवहार तक, एंडिंग बिहेवियर तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा करता है। ये कहते हैं हमारे जेम्स ड्रेवर साहब। ठीक है, चलिए आइए अब बात करते हैं अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। तो मेनली अगर हम लोग देखेंगे तो अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, एक इंटरनली मोटिवेशन और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी आंतरिक अभिप्रेरणा, और बाह्य अभिप्रेरणा यानी आंतरिक मोटिवेशन और बाह्य अभिप्रेरणा होता है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अंदर से अभिप्रेरित मोटिवेट होता है, उसे हम लोग आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। यानी आपको किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति की सजेशन, किसी व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो इसे हम इंटरनली मोटिवेशन कहते हैं। ठीक। उसके बाद एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है सर? जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से या फिर दूसरों के द्वारा अभिप्रेरित होता है, तो उसे हम लोग बाह्य अभिप्रेरणा या फिर एक तरीके से एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमारे शिक्षक जो हमें मोटिवेट करते हैं, जो हमें पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वो किस श्रेणी में आएंगे? तो वो बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएंगे। मान लीजिए आप कोई एक तरीके से बुक पढ़ रहे हैं और बुक का निष्कर्ष आप स्वयं निकाल ले रहे हैं, आपको यह पता कि हमें कब क्या और कैसे क्या करना है, तो ये इंटरनली मोटिवेशन के अंतर्गत आएगा। इतना उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझते हुए रहेंगे। अब देखिए ये डायग्राम बनाए हम आपके लिए, इसको अच्छे से समझ लेना। मोटिवेशन के प्रकार यानी अभिप्रेरणा के या फिर प्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी मैंने ऊपर बताया आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनली मोटिवेशन, और उसके बाद एक्सटर्नल मोटिवेशन या फिर बाह्य प्रेरणा। अब आंतरिक प्रेरणा को हम लोग एक तरीके से जन्मजात प्रेरणा भी कह सकते हैं, जो जन्म के समय ही हो। देखो जब अभिप्रेरणा को आप मैकडूगल साहब से जोड़ के पढ़ोगे ना, मैकडूगल साहब से जोड़ के पढ़ोगे तब बेहतर रूप में समझ पाओगे। मैकडूगल साहब ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था ना, तो वही समझिए कि आंतरिक अभिप्रेरणा को मूल प्रवृत्ति समझिए। आंतरिक यानी इंटरनल मोटिवेशन जन्मजात होता है। जैसे भूख, आपको भूख लगेगी ही लगेगी। उसके बाद प्यास, आप भैया ऐसा नहीं ना कोई अध्यापक बोलेगा तुम पानी पियो तभी पानी पियो, नहीं, आपको प्यास लगेगी तो आप पानी पिएंगे। नींद, निद्रा, इसे आप लोग निद्रा भी कहिए। निद्रा, अभी क्वेश्चन आएगा तो निद्रा शब्द आएगा उसमें। यानी भूख, प्यास, नींद, ये सब क्या है? ये जन्मजात है। इसे आंतरिक प्रेरणा कहेंगे, अंतर से मोटिवेट होना। और अर्जित कौन से होते हैं? ये बाह्य अप्रेरणा होते हैं। अर्जित जैसे रुचियां, इच्छा, प्रतिष्ठा, उपलब्धि, अनुमोदन यानी प्यार, ये सब क्या है? ये सब हम अर्जित करते हैं। ये बाह्य अभिप्रेरणा है, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है। इतना बच्चे इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा। ठीक है, आइए अब बात हम लोग छोटे छोटे पॉइंट की कर लेते हैं कि अभिप्रेरणा के कुछ सिद्धांत होते हैं। जैसे हम सबसे फर्स्ट सिद्धांत की बात करेंगे, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। इसको दिए कौन से थे? अब्राहम मैस्लो साहब। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब्राहम मैस्लो साहब आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिए थे। ये बताए थे कि मोटिवेट होने के लिए भैया हमें कौन कौन सी आवश्यकता चाहिए होती है, कौन कौन सी वस्तु की आवश्यकता होती है। ये 5 तरह की आवश्यकता बताए अब्राहम मैस्लो साहब। तो फर्स्ट ये हो जाता है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। इसमें अब्राहम मैस्लो साहब ने 5 तरह की आवश्यकता बताए हैं मोटिवेशन में। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको जानना जरूरी हो जाता है। आपको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता भी मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सिद्धांत के बारे में आप जानते रहेंगे तो बेहतर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी दिया
की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो आप सीधे सीधे टिक मार सकते हैं, अब्राहम मैस्लो साहब। इन्होंने 5 तरह की आवश्यकताओं को बताया, दैहिक आवश्यकताएं। आप समझ सकते हैं मोटिवेशन के लिए दैहिक आवश्यकताओं का भी होना जरूरी। दैहिक आवश्यकता मतलब आपके बॉडी यानी आपका जो भी दैनिक क्रियाकलाप है, दैनिक एक तरीके से दिनचर्या है, उसकी आवश्यकता पूर्ति हो। सुरक्षा की मांग यानी आप कह सकते हैं कि भैया आप जहां भी रहिए, यदि आपको सुरक्षित है, आपको सुरक्षित होना जरूरी है। ये कौन कहते हैं? मैस्लो साहब। सामाजिक व आत्मीयता की आवश्यकता यानी आप जहां भी रह रहे हैं, आप भैया सामाजिक प्राणी बन के रहिए। सम्मान की आवश्यकता, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो उसे सम्मान की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता, स्वयं को जान पाए, स्वयं को पहचान पाए। ये मैस्लो साहब 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताते हैं मोटिवेशन में। दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा की मांग, सामाजिक व सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। बस इतना इनके बारे में जानते रहिएगा। यहां से क्वेश्चन तो नहीं बनता, यूपी टेट में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मैस्लो साहब। इन्होंने मोटिवेशन के लिए कितनी आवश्यकताएं बताई थी? तो 5 तरह की आवश्यकताएं बताई थी। इतना बस इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा। उसके बाद प्रोत्साहन का सिद्धांत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोत्साहन का सिद्धांत ये कौन दिए थे? तो भैया बाउल्स और कॉफमैन साहब ने दिए थे। अब अभिप्रेरणा मोटिवेशन में जो प्रोत्साहन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बाउल्स और कॉफमैन। ये क्या बताते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होकर ही काम करता है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य करने जा रहा है, वो बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होकर करता है। जैसे मान लीजिए आपके घर के बगल में अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत अमीर है, तो आप क्या करेंगे? देख के मोटिवेट होंगे। आप भी दिन रात मेहनत करके एक तरीके से अमीर होना चाहेंगे, एक तरीके से भैया बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहेंगे। तो ये कौन कहते हैं? तो ये कहते हैं प्रोत्साहन का सिद्धांत। आप दूसरों के देख के प्रोत्साहित होते हैं, यानी दूसरों के काम को देख के आप एक तरीके से प्रेरित होते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत होता है? प्रोत्साहन का सिद्धांत। ये कहते हैं बाउल्स और कॉफमैन साहब। ठीक है, आइए थर्ड सिद्धांत, उपलब्धि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इसको दिए कौन थे? तो डेविड साहब दिए थे। और डेविड साहब क्या कहते हैं कि भैया हम किसी कार्य को तभी करते हैं या फिर कोई कार्य तभी पूर्ण माना जाएगा जब उस कार्य को करने के बाद हमें संतोषजनक निपुणता प्राप्त हो जाए। जैसे हम कोई कार्य करें, मान लीजिए आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं और सीटेट के एग्जाम में आपको टारगेट बना के चल रहे हैं कि भैया 90 के बाद जो नंबर लाएगा अगर वो क्वालिफाई माना जाएगा, तो अगर आप 90 के ऊपर नंबर ला दिए तभी आप संतोषजनक अपने आप को पाएंगे। तो यही होता है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। यानी चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों को करने के बाद यदि आपको संतोषजनक और उसमें निपुणता प्राप्त हो जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा या फिर उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन कहते हैं। तो इस सिद्धांत को भी आप लोग जानते रहिएगा। उसके बाद अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत, इसको दिए थे कौन थे? फ्रेडरिक एक तरीके से कि हर्जबर्ग साहब दिए थे। ये क्या कहते हैं कि भैया अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि अगर बच्चा मेंटली और फिजिकली रूप से स्वस्थ है तो बच्चा इंटरेस्ट के साथ किसी काम को करेगा। यदि उसका स्वास्थ्य जो है कि भैया नहीं है, तो किसी भी कार्य को वो इंटरेस्ट के बिना करेगा। ये कहते हैं आपके फ्रेडरिक साहब। फ्रेडरिक कहते हैं कोई भी व्यक्ति यदि अच्छे से काम करना चाह रहा है तो सबसे पहले जरूरी है कि वो मेंटली रूप और फिजिकली रूप में स्वस्थ हो, तभी वो किसी कार्य को इंटरेस्ट के साथ कर पाएगा। अगर मान लीजिए आपके अभी पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो और मैं आपको सीटेट की क्लास लिए जा रहा हूं, आप नहीं पढ़ोगे। यार आपका पेट दर्द भी ठीक है, आपका माइंड भी ठीक है, आप खाना वाना खाए हो, भूख भूख नहीं लगी है, तभी जाके आप अच्छे से सीटेट की क्लास ले सकते हो। तो किसी कार्य को आप इंटरेस्ट के साथ तभी कर सकते हो जब आप अंदर से मोटिवेट हो, अंदर से फिजिकली रूप में फिट हो। ये कहते हैं आपके फ्रेडरिक साहब। तो इतना इसके बारे में बस जानते रहिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को टिक करेंगे। थोड़ा सा सीखने के बारे में जान लीजिए। अधिगम यानी लर्निंग क्या होता है? तो जो स्टूडेंट हमारे साल बीएड में क्लास लिए होंगे, मैं आपको बीएड में पढ़ाया भी हूं। अधिगम यानी लर्निंग क्या होता है, एक तरीके से सीखना क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब आपका जन्म हो गया, जन्म से लेके मृत्यु तक भैया आप जीवन प्रति सीखते ही रहते हो। आप जब से जन्म हो गया जीवन प्रति आप सीखते ही रहते हैं। जैसे आप देखते हैं जो केएफसी यानी जो पिज्जा वगैरह है, उसके जो संस्थापक है वो लगभग 60+ में जाकर उसका स्थापना किए। तो जीवन प्रति सीखना चलता रहता है। लर्निंग, आप जीवन प्रति कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। इतना इसके बारे में जानते रहेगा। सीखने के बारे में, सीखना
व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आप अगर कोई चीज सीख लिए हैं, यदि आपके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन आ गया है, तभी कहेंगे हाँ आप लर्निंग कर लिए हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, अगर हम क बनाना आपको सिखा दिए, आप 2 घंटे के लिए क बना लिए फिर भूल गए, तो हम नहीं कहेंगे आप लर्निंग किए हो। अगर आप भैया जीवन प्रयत्न क बनाना सीख लिए, तब हम कहेंगे कि आप भैया लर्निंग कर लिए हो, अधिगम कर लिए हो। तो अधिगम क्या होता है? ये अस्थाई परिवर्तन होता है, इतना जानते रहेगा। और अधिगम के बारे में एक पॉइंट जानते रहेगा, अधिगम को क्या होता है, ये हमारे व्यवहार में परिवर्तन करता है, व्यवहार में हमारे सकारात्मक, हमारे व्यवहार में पॉजिटिव चेंज करता है अधिगम, इतना बारे में जानते रहेगा इसके बारे में। उसके बाद अगला पॉइंट है, अधिगम के द्वारा व्यक्ति को समायोजन व अनुकूलन में सहायता मिलती है। यानी उसके पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा जा सकता है अधिगम के माध्यम से। अधिगम लक्ष्य प्राप्ति में भी सहायक होते हैं। अधिगम के द्वारा व्यवहार के सभी क्षेत्रों यानी ज्ञानात्मक क्रिया, भावनात्मक क्रिया में आवश्यक परिवर्तन लाए जाते हैं। देखिए, हमारे व्यवहार में सभी प्रकार के चेंजेस तो अधिगम के माध्यम से लाया जाता है, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन, अब नोट पॉइंट करके लिखें, इस पॉइंट को समझ लेना। अभी मैं बोल रहा था कि भैया पॉजिटिव चेंज तो आता है हमारे एक तरीके से अधिगम के माध्यम से, लेकिन अगर बीमारी, मान लीजिए आपके बॉडी में किसी बीमारी की वजह से चेंज आ गया, तो वो अधिगम नहीं होगा। थकान, नशीली पदार्थ के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, उन्हें अधिगम के अंतर्गत नहीं रखते। अगर भैया अधिगम अगर पॉजिटिव अप्रोच में चेंज हो रहा है, यानी जैसे आप कोई क ख पढ़ रहे हो या फिर कोई नई चीजें सीख रहे हो, उसके द्वारा आपके बॉडी में चेंज, आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, तो उसे अधिगम कहा जाएगा। लेकिन नेगेटिव प्रकार का परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जाएगा। ठीक है, जैसे थकान हो गया, बीमारी, नशीली पदार्थों के कारण जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, उसे हम अधिगम नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए, अधिगम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप में मिलता है। हम सही जानते हैं कि भैया औपचारिक यानी हमें स्कूल, विद्यालय, कॉलेज से तो मिलता ही मिलता है, साथ में हमें माता पिता, हमारे पास पड़ोस से जो मिलता है, उसे अनौपचारिक अधिगम कहते हैं। इतना इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। अब अगले पॉइंट को समझ लीजिए, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, यानी अगर आप किसी चीज को सीख रहे हो तो उसे कौन कौन लोग प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिगत कारक होता है, तो उसमें आती रुचि। अगर आप भैया किसी वस्तु में आपकी रुचि है, तभी आप सीख पाओगे, यानी रुचि भी अधिगम को प्रभावित करती। परिपक्वता, आप अगर मेच्योर पर्सन हो तो किसी चीज को जल्दी सीखोगे, परिपक्वता। उसके बाद प्रेरणा, यानी आंतरिक रूप से अगर आप मोटिवेट हो तो किसी चीज को जल्दी सीख पाओगे। अगर मान लीजिए आपको सीटेट की क्लास लेने के लिए मैं जबरदस्ती करूं कि सीटेट पढ़िए, आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो नहीं पढ़ोगे। तो आंतरिक रूप से मोटिवेट होना भी जरूरी है अधिगम के लिए। उसके बाद दृढ़ता, स्व अध्ययन विधि, चिंता, उसके बाद थकान, ये दुश्चिंता, ये सब होते हैं आपके मोटिवेट होने के लिए, एक तरीके से आपके अधिगम करने के लिए इंटरनली रूप में ये जरूरी होते हैं। हम कह सकते हैं इस सीखने को कौन प्रभावित कर सकता है, तो हमारी रुचि कर सकती है, परिपक्वता कर सकती है, मोटिवेशन भी कर सकता है, दृढ़ता भी कर सकता है, और एक तरीके स्व अध्ययन की विधि भी एक तरीके से अधिगम को प्रभावित करती है। चिंता, बहुत ज्यादा चिंतित है तब भी अधिगम नहीं कर पाएंगे। और थकान, अगर आप मान लीजिए दिन भर कोई कार्य कर रहे हैं, रात में अगर आपको कोई विषय वस्तु दे दिया पढ़ने के लिए, तो नहीं पढ़ेंगे, थकान भी अधिगम को प्रभावित करती है। तो ये हो गया व्यक्तिगत कारण। अब वातावरणीय कारक कौन होता है, यानी हमारे आसपास के लोग कैसे हमारे अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो परिवार का वातावरण, अगर परिवार का वातावरण अच्छा है तो आप अच्छा सीखेंगे। स्कूल का वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है, जिस प्रकार का स्कूल है बालक उसी प्रकार का अधिगम प्राप्त करेगा। समाज का वातावरण, कक्षा का भौतिक वातावरण, अध्यापन विधि, एक अध्यापक कैसी शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है, कैसी शिक्षण शैली का प्रयोग कर रहा है, ये भी डिपेंड करता है अधिगम को एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। शिक्षक का व्यक्तित्व भी, उसके बाद अध्ययन सामग्री, विषय का स्तर, पुस्तक, एक तरीके से पुरस्कार व दंड भी अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो ये आपके वातावरणीय कारक हो गए और ये आपके व्यक्तिगत कारण हो गए। तो दोनों पॉइंट यही। चलिए, अब हम लोग एमसीक्यू की बात करेंगे। कितने एमसीक्यू बन सकते हैं एक तरीके से अभिप्रेरणा और एक तरीके से अधिगम से। एक एक एमसीक्यू को हम लोग समझेंगे, तो पूरे ध्यान से चीजों को समझिएगा। अगर आपको टॉपिक में थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन होगा तो एमसीक्यू से वो सारे प्रॉब्लम आपके दूर हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा और जवाब देने का प्रयास करिएगा। बच्चों को अधिगम गतिविधि में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी
बालक अगर सीख रहे हैं, उस सीखने की प्रक्रिया में हैं, उन्हें लगातार अगर बढ़िया कार्य कर रहे हैं तो उन्हें पुरस्कार दे दे रहे हैं। यदि वो भैया गलत कार्य करें उन्हें दंड दे दे रहे हैं, यानी क्वेश्चन अगर गलत कर दे रहे हैं उन्हें दंड दे रहे हैं। तो इसका सीखने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है कि बाहरी अवपेड़ा कम होती है, आंतरिक अवपेड़ा बढ़ती है, या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती है। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। ध्यान से समझना, यदि अगर बालकों को सीखने की प्रक्रिया में थोड़ा सा भी सीखे, उन्हें पुरस्कार दे दिए, थोड़ा सा भी क्वेश्चन गलत किए उन्हें दंड दे दिए, पनिश कर दिए उन्हें, तो भैया इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जाएगा डी फॉर डेनमार्क के साथ। जो उनकी स्वाभाविक अभिरुचि है, जो स्वतः सीखने की इच्छा है, वो मर जाएगी। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए सीखेंगे ताकि उनके जो भी अध्यापक साहब हैं उन्हें पुरस्कार दें, उन्हें एक तरीके से गलत होगा तो उन्हें दंड मिलेगा, इस हिसाब से वो सीखेंगे। उनकी स्वतः क्यूरियोसिटी यानी सेल्फ जो जिज्ञासा है वो समाप्त हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। या तो हम कह सकते हैं कि लगातार पुरस्कार व दंड देना भी जिज्ञासा व स्वतः अभिरुचि को कम कर देता है, यानी डी फॉर डेनमार्क इज द राइट आंसर, इसका हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, थम के एक एक चीज को समझा करिए, क्योंकि जो चीजें बताते हैं हम डेप्थ में बताते हैं। इसमें से कौन सा वाय अवपेड़ा का एक उदाहरण है? अभी ऊपर हमने बताया कि भैया एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण इसमें से कौन सा है? मैं बहुत अधिक सीखती हूं जब मैं अपना गृह कार्य करती हूं। फर्स्ट ऑप्शन इसका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना कि इसमें से वाय अवपेड़ा का उदाहरण कौन है। ये कह रही है फर्स्ट कोई गर्ल्स है, कहती तब मैं अधिक सीखती हूं जब मैं अपना गृह कार्य करती हूं। इसका अवपेड़ा से कुछ लेना देना है ही नहीं। गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरीके से समझ पाती हूं। ये भैया इसका संज्ञानात्मक विकास डेवलपमेंट हुआ है, इसमें मोटिवेशन की कोई बात नहीं है। अगला ऑप्शन है, मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूं क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियम कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि वह गृह कार्य इसलिए ही करती है क्योंकि वो अपने अध्यापक से नंबर प्राप्त कर पाए, वे अपने अध्यापक उसे प्रोत्साहित कर पाए, इसलिए वो गृह कार्य को करती है। तो ये ऑप्शन हो सकता है एक्सटर्नल मोटिवेशन का। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूं क्योंकि यह मुझे आनंददायक है, ये इंटरनल मोटिवेशन की बात हो गई। स्वतः कोई कार्य कर रहा है बिना किसी मोटिवेशन के, तो ये इंटरनल मोटिवेशन है। मैं अपना गृह कार्य करती हूं क्योंकि अध्यापक मुझे एक तरीके से नंबर दे पाए, तो ये एक्सटर्नल मोटिवेशन का उदाहरण है। सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, सेकंड का सी ऑप्शन, बहुत अच्छी बात है। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, यानी एक क्लास में कौन से बच्चे को मोटिवेट बालक समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हो। अध्यापक ने जो भी टॉपिक वगैरह पढ़ाए हैं, अगर क्लास के लास्ट में वो अपने अध्यापकों से स्पष्टीकरण करने हेतु प्रश्न पूछते हैं। जैसे क्लास में अध्यापक ने बता दिया कि बालक देखो ये होता है, मान लीजिए क, अगर लास्ट में कोई स्टूडेंट ना बना पाया, वो लास्ट में पूछ दिया कि सर जी क मैं नहीं बना पा रहा हूं, मुझे फिर से बता दीजिए, तो यानी वो स्पष्टीकरण करते हुए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वैसे बालक मोटिवेट है, या फिर वे अच्छी तरीके से वर्दी पहन के स्कूल आते हैं ना, ये तो गलत है। उसके बाद वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो हम कह सकते हैं कि मोटिवेट बालक उन्हें समझा जाएगा जिन्हें कुछ भी टॉपिक समझ में ना आए, वो क्लास के लास्ट में स्पष्टीकरण करने होते प्रश्न पूछें। तो ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी ए फॉर अमेरिका। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को समझिए। सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संदर्भ में एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण क्या है? सीखने की तैयारी में के संदर्भ में एक अध्यापक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अधिगम के प्रति बच्चे के अपेड़ा को मानना, बच्चों पर तैयारी का नियम लागू करना नहीं हो सकता। सीटेट निगेटिव क्वेश्चन को नहीं सही करता। बच्चे के सामान्य ज्ञान का निर्धारण करना, बच्चे के ज्ञान को आप किसी भी लिमिट में बांध नहीं सकते, निर्धारण नहीं कर सकते, ये ऑप्शन पहले ही गलत। बच्चे के पूर्व अधिगम पर ध्यान न देना, हम तो कहते ही हैं, एनसीएफ भी कहता है आपका कि बालक शुरू में क्या पढ़ के आया ये जरूरी होता है, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत। बच्चे के भैया पूर्व अधिगम कितना है उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ाओगे,
तो सीखने के लिए बच्चे की तैयारी के संदर्भ में एक शिक्षक को अधिगम के प्रति बच्चे के अपेड़ा को मानना, उसकी मान्यता देना, बच्चे के मोटिवेशन लेवल को मानना, उसको अप्रूव करना, उसको एक्सेप्ट करना। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी 4 का ए ऑप्शन हो जाएगा कि सीखने के लिए बच्चों की तैयारी के संदर्भ में एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि अधिगम के प्रति बच्चे के अपेड़ा, बच्चे के मोटिवेशन को मानना। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न को देख लीजिए। कोई शिक्षक, ध्यान से अगला प्रश्न समझिए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी के अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित या फिर प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। यानी एक अध्यापिका है, एक तरीके से मैडम जी हैं, वे अपने स्टूडेंटों को मोटिवेशन करना चाहती है, मोटिवेट करना चाहती हैं, तो वो मोटिवेट कैसे करेंगी? व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने उन्हें मदद देकर। अगला ऑप्शन है साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर, जैसे ट्रॉफी वगैरह हो गया, कोई नए एक तरीके से गिफ्ट वगैरह दें, तो गिफ्ट वगैरह ये एक तरीके से हम कहते हैं टेम्पररी मोटिवेशन है। अगर आप जिस दिन गिफ्ट वगैरह नहीं दिए तो मोटिवेशन समाप्त हो जाएगा, तो टेम्पररी मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। अगला ऑप्शन है उनमें चिंता व डर पैदा करके, प्रतियोगिता से परीक्षण करके। तो हम कह सकते हैं कि भैया एक अध्यापिका यदि अपने स्टूडेंटों में मोटिवेशन डेवलप करना चाहती है तो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करे, वो एक स्टूडेंट के लक्ष्य की बात करे और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें मदद करे। पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे क्वेश्चन में हम लोग, तो ए फॉर अमेरिका इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। थोड़ा सा पैडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर अपने लेवल पे समझेंगे तो और बेहतर रूप में समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए कहते हैं एक शिक्षक आपको सिर्फ सहायता दे सकता है। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के सहायता दे रहा हूं, बाकी अपने लेवल पे भी क्वेश्चन को समझने का प्रयास किया करिए। ठीक है, आइए एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं, तो इस संदर्भ में वो क्या करेगी? यानी एक अध्यापिका है, वह यह जानना चाहती है कि उसके स्टूडेंट जो हैं वो आंतरिक रूप से मोटिवेट हैं, तो ये जानने के लिए वो क्या करेगी? सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लेखित करेगी। ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद इस प्रकार के अधिगम गतिविधि की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करेगी। उसके बाद अगला ऑप्शन है अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना नहीं हो सकता, तो हम कह सकते हैं कि बच्चों के आंतरिक रूप से क्वेश्चन को ध्यान समझना। अध्यापिका है यदि वह एक्सटर्नली रूप से बच्चों के मोटिवेशन लेवल को जानना चाहती तो सभी बच्चों के लिए हम कह सकते हैं एक समान मानकों का कि एक तरीके से परीक्षण कर सकती है। इस प्रकार एक अधिगम गतिविधि का योजना बना सकती है जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित दे, लेकिन बच्चों के इंटरनली चिंतन को, इंटरनली मोटिवेशन को जानना चाहती है, इंटरनली थिंकिंग को जानना चाहती है, तो वो क्या करेगी? वो व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान देगी। मैं कहता हूं अगर बात कर दे आंतरिक रूप में, तो आंतरिक रूप का मतलब ही होता है एक एक छात्र पर ध्यान देना, एक एक छात्र पर ध्यान देना, एक एक छात्र पर ध्यान देना होता है। तो एक अध्यापिका अगर बच्चों के आंतरिक लेवल को जानना चाहती, इंटरनल मोटिवेशन को जानना चाहती, इंटरनल थिंकिंग को जानना चाहती है, तो एक एक स्टूडेंटों पे ध्यान दे, यानी एक तरीके से अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम प्रक्रिया पर ध्यान दे। सी फॉर चेन्नई इज द राइट ऑप्शन। आइए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? यानी कि प्राइमरी लेवल के जो अध्यापक होते हैं वो अपने स्टूडेंटों को मोटिवेट करने के लिए कौन सी विधि को अपना सकते हैं? प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार व दंड? नहीं भैया, दंड तो हम दे ही नहीं सकते। हाँ, पुरस्कार पॉजिटिव हो सकता है लेकिन दंड निगेटिव की बात नहीं करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएगा। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए सहायता प्रदान करेंगे, ये हो सकता है। प्राइमरी का स्टूडेंट है, उसे अपने अनुसार यदि वो खेल चूज करना चाहता है खेल चूज करने दीजिए, पढ़ना चाह रहा है पढ़ने दीजिए। प्राइमरी के बालक को उसके इच्छा अनुसार
कोई भी क्षेत्र को चूज करने का मौका दीजिए, तो बी ऑप्शन हो सकता है। अगला ऑप्शन है पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य। मानक लक्ष्य नहीं हो सकता, एक ही क्लास में विभिन्न प्रकार के बालक हैं। अभी आप व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़े थे, तो एक क्लास में प्रत्येक विभिन्न बालक होते हैं, तो सबके लिए मानक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते। उनकी उपलब्धि के लिए कठोर, कठोर शब्द पहले में गलत, ये ऑप्शन पहले में गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है प्रत्येक शिक्षार्थी अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करिए। भैया आपका जो एनसीएफ होता है कहता है बच्चों में प्रतिस्पर्धा मत लाइए, बच्चे अपने आप में विशिष्ट होते हैं। तो अगर आप कह सकते हैं प्राथमिक विद्यालय का जो शिक्षार्थी अध्यापक होता है, वे अपने शिक्षार्थियों में, विद्यार्थियों में मोटिवेशन लाना चाहते तो कैसे लाएगा? बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने का मौका दीजिए, उन्हें प्राप्त करने में सहायता दीजिए, यानी बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं 7 का बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है। यहाँ पे एक इंटरनली फोर्स जो मोटिवेट करता है, जो व्यवहार परक प्रक्रियाओं के लिए बाध्य करता है, उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट शिक्षा उपलब्ध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं? आंतरिक, यानी जो स्वतः मोटिवेट कर दे आपको, उसे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, उसे प्रेरणा कहते हैं, उसे मोटिवेशन कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो आपको अंदर से मोटिवेट कर दे, प्रोत्साहित कर दे, वो क्या है? अभिप्रेरणा है। आइए आगे बात करें कि निम्न में से कौन सा शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के लिए इस्तेमाल की जाती है? ध्यान से मेरी बात समझना, आपके अंदर जिंदगी में हमेशा कभी भी बदलाव आएगा तो किसकी वजह से? पुरस्कार की वजह से नहीं, संवेग की वजह से तो आता है, लेकिन तो बॉडी में चेंज होता है, ये भी नहीं होगा। आपके अंदर हमेशा भैया अगर बदलाव आएगा, इंटरनली बदलाव, तो वो आवश्यकता के रूप में आएगा। मैं कह दिया कि जैसे मान लीजिए, अभी मान लीजिए आप एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, मान लीजिए आप ऐसा करिए कि मान लीजिए आप अभी सीटेट की तैयारी कर रहे, चलो एक एग्जाम्पल बैठ गया, चलिए आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो और मैं आपको भैया ऐसा करूं, ये स्टेट का सिलेबस पढ़ाया जा रहा हूं, यानी हरियाणा टेट की सिलेबस पढ़ाया जा रहा हूं, आप नहीं पढ़ोगे, आप मेरी क्लास को स्किप कर दोगे, कहोगे अरे मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने सीटेट की क्लास अपलोड किया यूट्यूब पर, एक वीडियो डाल दिया कि लोग भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुरंत आप लोग झट से ना देखोगे क्लास को, हाँ हिमांशु सर ने क्लास डाला, क्वेश्चन फंस सकता है, तुरंत देखोगे। यानी आप भैया अभिप्रेरणा किसके साथ जुड़ी होती है? तो आवश्यकता। आप भैया मोटिवेट तो हो जाएंगे, लेकिन मोटिवेट पे क्रिया कब करेंगे? जब आपको उस चीज की आवश्यकता हो। ठीक है, इतना इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा कि अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? तो आवश्यकता, नीड। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए आगे बात करते हैं। अगला बड़ा आसान सा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ध्यान समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन पेडागोजी से रिलेटेड करके आते हैं। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वो उत्तीर्ण हो सके। बताइए इसमें कोई बाह्य जरूरी पड़ा, यानी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ी? कहोगे सर जी नहीं। तो वह विद्यार्थी किस रूप में अभिप्रेरित है? व्यक्तिगत या फिर अनुभविक, आंतरिक, बाह्य? हम कैसे? इंटरनली रूप से मोटिवेट है वो, इसीलिए वो डेली प्रतिदिन मेहनत कर रहा है। ठीक है, चलिए, यानी इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि वो स्वतः मेहनत कर रहा है तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए अगला प्रश्न, पुरस्कार एवं दंड है। आपको पता है पुरस्कार पॉजिटिव अप्रोच, दंड निगेटिव, तो सकारात्मक तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों है। स्वाभाविक प्रेरक नहीं, स्वाभाविक प्रेरक को आप इंटरनली प्रेरक कह सकते हो, इंटरनली मोटिवेशन कर सकते हो। कृत्रिम, हाँ भैया बात सही है, हम देखो पुरस्कार व दंड बनाते हैं, देते हैं, तो ये कृत्रिम है, ये अर्जित, कोई ये अर्जित तो है नहीं। तो यानी पुरस्कार व दंड कैसा मोटिवेशन है? तो कृत्रिम, हम मानव द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, चलिए, यानी सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए कहते हैं अभिप्रेरक और लर्निंग को ना समझिए, सिर्फ क्वेश्चन के पैटर्न को समझ लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? खेलना, ये जन्मजात है, इसे आप अर्जित करते हो। क्या करते हो? अर्जित। प्रशंसा अर्जित, क्रोध अर्जित। गौतम बुद्ध को कभी क्रोध आया ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं जन्मजात है? ये भी जन्मजात, ये भी जन्मजात नहीं है। तो जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? मैकडूगल साहब से जोड़ दो, निद्रा, नींद।
सोना, ठीक है, ये जन्मजात है, यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए बात करते हैं अगले पे। एक राजेश नाम का कोई लड़का है, गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरीके से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल उसका आंतरिक बल जो उस समस्या को पूरी तरीके से हल करने के लिए विवश कर देता है, वो किस रूप में जाना जाएगा? तो भैया प्रेरक, व्यक्ति विशेषक, संवेग, प्रत्यक्षण। अगर वो स्वतः किसी कार्य को करे, मोटिवेट है, वो क्या है सर? वो मोटिवेट है, वो एक तरीके से प्रेरणा युक्त है, वो प्रेरक है, प्रेरक रूप में जाना जाएगा। ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। और आज का लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, चलिए ये 13 नंबर ही था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, यानी राजेश गणित की समस्या को हल करना चाहता है, आंतरिक बल जहां समझ आ जाए भैया वहां मोटिवेट है, वो स्वतः कार्य कर रहा है तो वो मोटिवेट ही तो है। तो यानी ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया, एक बार क्लास को और देखना, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। और जल्दी ही मेरी बात ध्यान समझना, मेरी बात पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट द परफेक्ट स्टडी सीटेट का नोट्स लिए हैं, ठीक है, देखिए आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, सीटेट का नोट्स लीजिए इधर यहां वहां से, तो इससे अच्छा है कि द परफेक्ट स्टडी का नोट्स लिए हैं। तो कैसे पढ़िए? सबसे पहले मैं जो आपको नोट्स दिया हूं बच्चे, उसको रिवाइज कर डालिए, बिल्कुल पूर्ण रूप से रिवाइज कर डालिए, ठीक है। उसके साथ साथ कहते हैं ना, थोड़ा सा बिलीव कर लिए हिमांशु सर पे, थोड़ा सा बिलीव कर लीजिए। आपके जितने भी पेपर हैं फर्स्ट पेपर में, सबके मैं 200 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। कितने? 200 कितने? 200 क्वेश्चन से सीडीपी के 200 क्वेश्चन मैं दूंगा, टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा कि जो बच्चे सीटेट का नोट्स लिए हिमांशु से, यानी द परफेक्ट स्टडी से, वो आके द परफेक्ट स्टडी पे इस व्हाट्सएप नंबर पे कि क्वेश्चन का सेट ले लें। 200 क्वेश्चन का सेट सीडीपी का, 200 क्वेश्चन का सेट हिंदी का, 200 क्वेश्चन का सेट ईवीएस का, 200 क्वेश्चन का सेट संस्कृत का, 200 क्वेश्चन का सेट इंग्लिश का, 200 क्वेश्चन का सेट मैथ का। अगर इसके बाद एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए तो कह देना, कहते हैं ना, इतना एग्जाम के पहले प्रिपेयर कर दूंगा कि अपने आप को मोटिवेट समझोगे, अपने आप को इतना परिपक्व समझो कि एग्जाम हाल में आपको डर नहीं लगेगा। तुरंत अगर आपको अभिप्रेरणा शब्द एग्जाम में दिखे तो सोचना कि अभिप्रेरणा दो प्रकार, इंटरनली एक्सटर्नली। इंटरनली जो हमको भैया किसी की आवश्यकता ना पड़े, एक्सटर्नली जो हमें हमारे अध्यापक हमें प्रेरित करते हैं, दंड और पुरस्कार से प्रोत्साहित करते हैं, ये एक्सटर्नली हो गया। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझा करिए। मिलते अपनी अगली क्लास में। 3 क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनसीएफ, आरटीई, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके बाद आपकी एक तरीके से सीडीपी की क्लास समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम लोग की अमृत क्लास वगैरह डिस्कस करेंगे। एग्जाम के पहले इतना प्रिपेयर कर दूंगा, यकीन मानिए कि बेहतर तैयारी हो पाएगी। थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो गया था, थोड़ा सा तबीयत डाउन थी, लेकिन फिर भी क्लास लेने का प्रयास किया गया है। बेहतर रूप में पढ़ते रहिए, खूब मन लगा के, और द परफेक्ट स्टडी को अपने मित्र यार तक शेयर भी करिए। और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए, जल्दी मैं क्वेश्चन का सेट आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, सभी लोग ढंग से पढ़ते रहिए, मोटिवेट होके खूब अच्छे से। सेल्फ मोटिवेशन इज द फाइनल मोटिवेशन, ठीक है। चलिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।